हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन ब्लॉग पर। तो आप सब देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 150। इससे पहले इस कहानी के 149 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। प्लीज़ आप सब लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं अब तक आप सब ने पढ़ा था। रोहान ने थोड़ा सा हैरानी से कहा कि क्या तुम लोगों के कोई भी दोस्त नहीं है? तो बंदरों के टुकड़े ने भी अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि नहीं, हम आपस में ही दोस्त हैं। हमने कभी भी किसी भी बाहर वाले को अपना दोस्त नहीं बनाया है। तो रोहान ने फिर निव्यांश की तरफ देखते हुए कहा कि तो आप क्या करें? तो निव्यांश बोलता है कि ठीक है, हम एक काम कर सकते हैं। अब देखते हैं आगे इस कहानी में क्या होने वाला है। तो रोहान ने भी अपनी गर्दन निव्यांश की तरफ देखते हुए हाँ में हिलाते हुए कहा कि हाँ बताओ क्या कर सकते हैं हम। तो निव्यांश भी बोलता है कि हमारी कंपनी में हज़ारों बंदे काम करते हैं ना, तो 30 बंदे को मैं अपनी कंपनी से ले आऊँगा और 20 बंदों को तुम अपनी कंपनी से ले आना। बाकी अंशिका, रूही, नियति, धानी ये सब तो आ ही जाएंगी ना। 50 बंदों का स्टाफ मिलकर ले आएंगे हम सब, और हम बोल देंगे कि कोई हमारा मामा है तो कोई हमारा फूफा है। शादी के बाद कौन किससे पूछता है कि कौन किसके रिश्तेदार हैं। तो रोहान ने भी उसे देखते हुए कहा कि तुम्हारा आइडिया बुरा नहीं है, मुझे भी बहुत सही लग रहा है ये आइडिया। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि स्टाफ जाकर हमारे पापा के सामने अपनी जुबान खोल दे और फिर हमें ही पिटवा दे। तो संकल्प बोलता है कि वही तो, ऐसे बंदे को ही ढूंढना है हमें जो पापा के सामने अपनी जुबान ना खोले। और ऐसे बंदे हमारी कंपनी में ही हैं जिसे हम अच्छे से जानते हैं कि जो कि हमारी बात भी मान लेंगे और हमारा काम भी कर देंगे, पापा के सामने कुछ बोलेंगे भी नहीं। 20 तो तुम्हारी कंपनी में भी होंगे ना ऐसे बंदे जिन्हें तुम ढूंढ सकते हो। अरमान भी जल्दी से कुछ सोचकर बोलता है कि हाँ, 4 तो ऐसे बॉडीगार्ड हैं जो पापा को कुछ भी नहीं बताएंगे, तो 4 की गारंटी मैं खुद ही ले लेता हूँ। तो रोहान बोलता है कि तो फिर ठीक है, आप चलते हैं। कल मैं रूही को लेकर दिया के घर जाऊंगा बात करने के लिए, तब तक तुम सब बारात का इंतजाम करो। ओके। रोहान अभी वहां से जाने लगा और फिर तभी दक्ष ने उसे थोड़ा सा रोकते हुए कहा कि लेकिन रोहान जीजू, प्लीज मम्मी पापा का भी ध्यान रखना, उन्हें कुछ पता नहीं चलना चाहिए। ऐसा ना हो कि दिया से शादी हो जाए मेरी और फिर पापा दिया के सामने ही मुझ पर हाथ साफ कर दें, फिर तो मेरी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो जाएगी। रोहान ने भी हंसते हुए कहा कि यकीन मानो ऐसा कुछ भी नहीं होगा दक्ष, तुम परेशान मत हो। अगर मैं तुम्हारी शादी दिया से करवाने की हिम्मत रखता हूँ तो तुम्हें ससुर जी से बचाने की हिम्मत भी रखता हूँ। मुझे उनसे बिल्कुल भी डर नहीं है, तुम बस बेफिक्र रहो। इतना कहकर रोहान ने अभी अरमान को इशारा किया और फिर अरमान ने भी एक पराठा पकड़कर उसे रोल किया और फिर रोहान के पीछे पीछे चला जाता है। अरमान और रोहान दोनों ही वहां से निकल गए थे और बंदरों की टुकड़ी अभी वहीं पर थी। इधर प्रताप इंडस्ट्रीज में बंदरों की टुकड़ी भी अब कॉन्फ्रेंस रूम में आकर बैठी हुई थी और उनके सामने 4 सीनियर्स स्टाफ नजरें झुकाकर खड़े हुए थे जो देखने में मामा फूफा ऐसे ही लग रहे थे। निव्यांश अभी उन सबको देखते हुए बोलता है कि अरे आप सब ऐसे खड़े क्यों हो गए हो? इतना ज्यादा डरने की कोई जरूरत नहीं है, बैठ जाइए ना। उनमें से एक स्टाफ मेंबर ने बहुत ही प्यार से और धीरे से कहा कि निव्यांश बेटा, तुम जो हमें काम करने के लिए कह रहे हो ना, अगर तुम्हारे पापा को पता चल गया ना तो हमें खड़े खड़े ही फायर कर देंगे, बहुत ज्यादा मार पिटाई करेंगे हमारे साथ। निव्यांश भी उनकी तरफ देखकर बोलता है कि अरे आप तो जानते हैं ना कि पापा आपको कभी भी नहीं निकालेंगे कंपनी से, तभी तो हम आपको मामा बनने के लिए कह रहे हैं। मान जाइए ना अंकल प्लीज, आपकी थोड़ी सी हेल्प से किसी का घर बस जाएगा और पापा को बताने की जरूरत ही क्या है? कौन बताएगा पापा को? आप सीधा सीधा कह देना कि आज एक बारात में जाना है आपको, बस हो गया काम, और कुछ भी नहीं कहने की जरूरत है। तभी दूसरा स्टाफ बोलता है कि देखो, हमसे झूठ नहीं बोला जाएगा बेटा, तुम्हारे पापा तो हम पर बहुत ज्यादा यकीन करते हैं ना। संकल्प ने भी अब खड़ा होते हुए उस स्टाफ मेंबर के पास गया और फिर उन्हें चेयर पर बैठाते हुए प्यार से बोलता है कि अरे अंकल, इतना ज्यादा क्यों घबरा रहे हो आप? आपको झूठ बोलने के लिए किसने कहा है? आपसे कोई कह ही नहीं रहा है कि आप झूठ बोलो, बस आप सच मत बोलना, किसी को भी कुछ मत बोलना। आपको किसने कहा है ये कि जाकर आप पापा से बताओ कि हम सब मिलकर दक्ष की शादी कर रहे हैं? ऐसे झूठ झूठ बोलकर आप किसी को भी मत बताना। किसी को भी कुछ नहीं बताओगे तो किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। आप बस तैयार होकर हमारे साथ शादी में आ जाना, आपका बस इतना सही काम है, आपको कोई भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ओके। इधर सचादेव इंडस्ट्रीज में इस वक्त 2 आदमी रोहान और अरमान के सामने नजरें झुकाकर खड़े हुए थे। दोनों ही आदमियों ने एक साथ ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि अरे सर, हमें आपकी
बात बिल्कुल भी नहीं माननी है। हम नहीं मान सकते आपकी बात मानेंगे तो शोभित सर हमें आज ही टर्मिनेशन लेटर पकड़ा देंगे और हमें इस कंपनी से अभी के अभी निकाल देंगे। और हाँ, हमें तो इस उम्र में आपको दूसरी कंपनी में जॉब भी नहीं मिलेगी। माफ़ कर दीजिए सर, हम आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकते हैं, हमसे नहीं होगा ये काम। तो अरमान बोलता है कि अरे आप मेरी बात समझने की कोशिश तो कीजिए एक बार। मैं आपकी 10% सैलरी भी बढ़ा दूंगा, कपड़े भी मैं ही दे दूंगा आपको, और तो और आपको गाड़ी भी घर लेने के लिए आएगी और घर पर छोड़ने के लिए जाएगी। बस आपको अपनी फैमिली के साथ उस बारात में शामिल होना है और कुछ भी नहीं। आपको कुछ भी परेशानी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो आदमी मना करता उससे पहले ही रूहान बोलता है कि और हाँ, इसमें डरने वाली क्या बात है, पापा को कुछ भी नहीं पता चलेगा, कोई भी पापा को कुछ नहीं बताएगा। आपको 10% का इनकम टैक्स भी तो मिल रहा है। उस आदमी ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर रूहान बोलता है कि तो बस अब आप किसी को भी कुछ नहीं बताना। बस जब मैं आपको मैसेज भेजूंगा ना, तब तैयार होकर सीधे शादी में आ जाना। गाड़ी आपके घर के पास में ही खड़ी मिलेगी, खाना खाना और अच्छे से चले जाना वहाँ से। और हाँ, मन करे तो थोड़ा सा डांस भी कर लेना शादी में। दोनों ने ही हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर रूहान ने भी अरमान की तरफ देखते हुए थोड़ा सा स्टाइल मारकर कहा कि और किसी को बुलाऊं क्या। आखिरकार सचदेव ब्रदर्स और बंदरों की टुकड़ी ने जैसे तैसे करके 45 आदमियों का जुगाड़ कर ही लिया था, जो दक्ष की शादी में बाराती बनकर जाएंगे और वहाँ पर किसी को भी कुछ नहीं बताएंगे। लेकिन वो 45 आदमी बहुत ज़्यादा डर रहे थे कि कहीं उनके बॉस को पता न चल जाए। अगर उनके बॉस को पता चल गया तो सच में उनकी बैंड बजा देंगे वो सब। इधर इस वक्त शॉपिंग मॉल में बंदरों की टुकड़ी और सचादेवा ब्रदर्स सब मिलकर दिया के लिए शॉपिंग भी कर रहे थे। और आज फिर उनके साथ अंशिका, नियति, रूही और धानी भी आ गई थी। चारों लड़कियां बहुत ज़्यादा खुश थीं और बहुत अच्छे से शॉपिंग कर रही थी। बहुत सारी शॉपिंग करने के बाद सब एक रेस्टोरेंट के अंदर चले गए थे और फिर सारे ही उस रेस्टोरेंट में आकर आराम से बैठ गए। उन सब लोगों ने मिलकर आधा रेस्टोरेंट घेर लिया था। नियति भी बोलती है कि मुझे तो समझ में ही नहीं आता है कि इतना सब झूठ बोलने की ज़रूरत ही क्या है। हम सीधा सीधा जाकर मम्मी पापा से बात भी तो कर सकते हैं, शायद हमारे मम्मी पापा खुद ही मान जाए। दक्ष भी बोलता है कि अरे इतना आसान नहीं है स्नो वाइट, मम्मी पापा से बात करना, उन्हें इतना जल्दी मना नहीं पाएंगे हम। तुम अभी अभी आई हो ना, इसीलिए तुम्हें लगता है कि मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं, वो तुम्हें अच्छे से ट्रीट करते हैं ना, इसीलिए। अरे पहले मुझे बड़े पापा मारेंगे, फिर मुझे मेरे पापा मारेंगे और फिर मेरी दोनों माँ ही मुझ पर हाथ साफ करेंगी। बहुत मारती हैं मुझे, मार मार कर भरता बना देंगी मेरा। तो शादी को बस 5 दिन ही रह गए हैं और मैं अब ना कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। वैसे भी मैंने सब कुछ रूहान जीजू पर ही छोड़ दिया है। रूहान जीजू जैसा कहेंगे ना, मैं वैसा ही मान लूँगा। रूही ने भी अब रूहान की तरफ देखा और फिर रूहान भी रूही की तरफ देखकर बोलता है कि वो भी मान लेगा और तुम्हें भी मानना पड़ेगा। अब समझी ना तुम जल्दी से जाओ, तैयार हो जाओ, हमें दिया के घर जाना है उनसे बात करने के लिए। रूहान भी अपनी जगह से खड़ा हुआ और फिर बंदरों की टुकड़ी को देखकर बहुत ही स्टाइल के साथ बोलता है कि अच्छा, मैं और रूही जा रहे हैं, शादी की डेट फिक्स करके ही आएंगे, तुम सब बस इंतजाम करो बारातियों का। रूहान ने भी फिर से निर्भय और अरमान की तरफ देखकर प्यार से कहा कि और तुम दोनों ये सारा सामान गाड़ी में रखवा दो, ये सारा सामान हम दिया के घर पर जाएंगे और उनको देकर आएंगे। तो दक्ष भी अपने बालों में हाथ मारता हुआ स्टाइल से बोलता है कि और क्या, मैं भी चलूं क्या आपके साथ। रूहान बोलता है कि हाँ हाँ, तू जरूर चल, ताकि दिया तुझे देख ले और फिर देखने के बाद अपने पापा को सारी चीज़ें बता दे। ओके, ये तो वही लड़का है जो 3 साल से मुझे वन साइड लव करता है, मुझे हर रोज़ कॉलेज में परेशान करता था। तो दक्ष भी अपना थोड़ा सा मुंह बना लेता है। तो रूहान अभी दक्ष को समझाता हुआ बोलता है कि मैंने तुझे उस दिन बाहर इसीलिए भेजा था, कुछ सोच कर ही भेजा होगा ना। जैसे सबके लिए ये शादी सरप्राइज है ना, वैसे ही दिया के लिए भी ये शादी सरप्राइज ही होनी चाहिए, समझा तू ज़्यादा अब आगे आगे मत उछल। तो दक्ष ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर रूहान ने भी रूही की कलाई पकड़ी और फिर उसे वहाँ से ले जाता हुआ बोलता है कि खुद ही बड़बड़ाने लगता है, शादी पहले मेरी होनी चाहिए थी, लेकिन देखो तो जरा, शादी पहले मेरे साले साहब की हो रही है, मेरे तो जैसे किसी को कोई फिक्र ही नहीं है। खैर कोई बात नहीं, दो बिछड़े हुए प्रेमी को मिलाना भी बहुत ज़्यादा पुण्य का काम होता है, मैं बाद में शादी कर लूँगा, पहले साले साहब की हो जाती है। तो करीब 1 घंटे के बाद रूहान ने गाड़ी दिया के घर के बाहर आकर रोकी थी। रूही रूहान को ही देख रही थी। रूहान बोलता है कि लग रहा हूँ ना एकदम से स्मार्ट। रूही ने भी मुस्कुरा कर रूहान के दोनों हाथों से बलाइयाँ लेते हुए बहुत प्यार से कहा कि हाँ हाँ, आप तो हमेशा से ही स्मार्ट लगते हो, आज कोई नई बात नहीं है, आज कुछ ज़्यादा ही लग रहे हो वैसे।
इतना कहकर रूही ने भी रूहान की हल्की सी दाढ़ी खींचने की कोशिश की थी, तो भी रूहान थोड़ा सा पीछे हटकर बोलता है कि रूही, इस दाढ़ी पर थोड़ा सा तरस खाओ यार प्लीज़, इस दाढ़ी पर ही सारी चीज़ें टिकी हुई हैं, शादी तक इसे ही चलाना है, एक बार शादी हो जाए ना उसके बाद जो होगा देखा जाएगा, मुझे उसकी कोई भी परवाह नहीं है, चलो आप जल्दी से अपना घूंघट करो। रूही ने भी अब रूहान के कहने के अनुसार लंबा सा घूंघट कर लिया। रूही ने आज राजस्थानी पोशाक पहनी थी जिसमें वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। रूही वैसे भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी मगर आज की पोशाक में और ज़्यादा लग रही थी। रूहान तो अपने पहले वाले गेटअप में ही आ गया था। रूहान भी अब गाड़ी से उतरा और फिर वो भी घूमकर रूही के पास गया और उसने रूही की तरफ का गाड़ी का गेट खोला और फिर अपना हाथ रूही की तरफ बहुत ही प्यार के साथ बढ़ाया। तो रूही ने भी अब रूहान के हाथ पर अपना हाथ प्यार से रख दिया और फिर रूहान ने रूही को लेकर सीधा दिया के घर के अंदर चला जाता है। रूहान अभी अंदर आया तो दिया सोफे पर ही बैठी हुई थी। उसके हाथ में एक बुक थी लेकिन उसका ध्यान कहीं और ही मौजूद था। दिया की तो शक्ल ही बता रही थी कि वो शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं है और शायद वो ये शादी करना ही नहीं चाहती है। लेकिन फिर भी दिया जिस फैमिली से बिलोंग करती थी उसमें लड़कियों को मर्जी नहीं पूछी जाती है, ना ही लड़कियों की लव मैरिज की जाती थी। और फिर इसी प्रेशर में आकर दिया भी चुपचाप से बिना किसी शिकायत के ये शादी कर रही थी कि उसकी ज़िंदगी में खुशी आएगा या गम। रूही ने भी धीरे से रूहान के कान में कहा कि ये इतना ज़्यादा उदास क्यों है। तो रूहान बोलता है कि क्योंकि इसे नहीं पता है कि इसकी शादी दक्ष से हो रही है। और तभी रूहान ने भी अपना गला साफ करते हुए कहा कि शर्मा जी। और दिया ने भी सामने देखा तो वो जल्दी से सोफे से उठकर खड़ी हो जाती है और अपना घूंघट अपने सिर पर रख लेती है और जल्दी से अंदर की तरफ चली जाती है। थोड़ी देर में ही शर्मा जी भी बाहर आ जाते हैं और फिर रूही रूहान को देखकर हाथ जोड़कर बोलते हैं कि अरे समधी जी आप यहाँ पर। तो रूहान और रूही दोनों ही अंदर आकर बैठ जाते हैं और रूहान बोलता है कि वो आपसे बोला था ना हमने कि 1-2 दिन में ही अपनी गुल्लू की माँ के साथ आएंगे और फिर शादी की तारीख भी पक्की कर लेंगे। तो लो आ गए हम शादी की डेट फिक्स करने के लिए। शर्मा जी बोलते हैं कि हाँ क्यों नहीं। और तभी शर्मा जी ने भी दिया की माँ को आवाज़ लगाते हुए कहा कि भाग्यवान सुन रही हो आप, एक बार ज़रा मेरे डायरी तो लेकर आना। तो शर्मा जी के कहने पर अब शर्मा जी की पत्नी भी डायरी लेकर बाहर आ जाती हैं। शर्मा जी ने अभी डायरी ली और फिर उसे खोलकर कुछ देखा और बोलता है कि देखिए दिया और दक्ष की शादी के 2 मुहूर्त निकले हैं, एक आज से 3 दिन के बाद का है और एक दूसरा जो 10 दिन के बाद है। तो मुझे लगता है शर्मा जी अभी कुछ और बोलते उससे पहले ही रूहान भी फटाक से बीच में ही उनकी बात को काटते हुए बोलता है कि जी मुझे भी लगता है कि 3 दिन के बाद ही मुहूर्त रख लेते हैं, ये मुहूर्त बहुत ही अच्छा रहेगा। शर्मा जी भी हैरानी से रूहान की तरफ देखने लगते हैं और फिर तभी रूहान ने भी शर्मा जी की हालत समझते हुए कहा कि रूही की थाई पर अपना हाथ मारकर कहा कि क्यों गुल्लू की माँ, सही कह रहा हूँ ना मैं, 3 दिन के बाद का मुहूर्त बिल्कुल सही रहेगा, तुम्हें क्या लगता है। तो रूही भी धीरे से बोलती है कि हाँ गुल्लू के बाबूजी, आप जो करोगे ना वो बिल्कुल सही है, हमें कोई तकलीफ नहीं है इसमें। और तभी रूहान ने भी हंसते हुए कहा कि और हाँ अरे गुल्लू की माँ, अपना घूंघट तो थोड़ा सा उठाओ, समधन जी कह रही थी कि हम लोग बहुत ज़्यादा घूंघट में अपनी बहुओं और बेटियों को रखते हैं, तो अब हम नहीं चाहते हैं कि उनकी ये गलत फहमी रहे, अब इन्हें अपना चेहरा भी दिखा ही दो ताकि इन्हें भी पता चल जाए कि हम अपने चांद को छुपा कर क्यों रखते हैं। रूहान की बात सुनकर रूही के चेहरे पर भी एक मीठी सी मुस्कुराहट आ गई थी और साथ ही साथ शर्म भी आ गई थी, उसके गाल भी हल्के हल्के से लाल हो गए थे। शर्मा जी और उनकी पत्नी रूही को देखा तो उनकी पत्नी तो रूही को देखती ही रह गई और उनकी आंखें भी हैरानी से शॉक्ड से खुली की खुली रह गई। तभी वो थोड़ा सा मुस्कुरा कर धीरे से बोलती हैं कि अरे सच में आपकी पत्नी तो काफ़ी ज़्यादा जवान है और बहुत खूबसूरत है। तो रूहान ने भी अपनी मूँछों को ताव देते हुए कहा कि आज समधन जी जवान नहीं है, हमने जवान बना रखा है इन्हें, हम अपनी पत्नी का बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, उन्हें बहुत प्यार भी करते हैं। आप ही बताइए, जो चीज़ कीमती होती है उसे तो छुपा कर ही रखता है ना, इसीलिए तो हम अपनी बीवी को घूंघट में रखते हैं ताकि हमारी बीवी को किसी की भी नज़र न लगे, है ना हमारी बीवी ईद का चांद, हमें तो बहुत प्यारी है हमारी बीवी। शर्मा जी की पत्नी बोलती है कि हाँ भाई साहब, आपकी बीवी तो सच में बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बिल्कुल मेरी दिया जैसी। तो रूहान ने भी फिर से अपनी मूँछों पर
ताव देते हुए कहा कि तभी तो हम अपने छोटे बेटे की शादी आपकी बेटी से करना चाहते हैं, क्योंकि हमें जैसा चांद हमारे घर के पास चाहिए है ना, ऐसा ही एक चांद हमारे बेटे के पास भी होना चाहिए। शर्मा जी बोलते हैं कि वो तो सब बिल्कुल ठीक है भाई साहब, लेकिन 3 दिन में शादी का इंतज़ाम कैसे होगा? हम इतनी जल्दी शादी का इंतज़ाम कैसे कर पाएंगे? तो रोहान बोलता है कि अरे शर्मा जी, थोड़ा तो हम पर भरोसा कीजिए, आप इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं है, सारा इंतज़ाम हम करेंगे, बस आप अपना बेटी को लेकर वहाँ पर पहुँच जाना। शर्मा जी ने भी अपनी पत्नी की तरफ देखा और फिर पत्नी ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। तो शर्मा जी बोलते हैं कि ठीक है, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही कर लेंगे, हमें कोई भी एतराज़ नहीं है, लेकिन हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हमारी बेटी को हमेशा खुश रखिएगा। हमारी एक ही बेटी है, हम बहुत ही कम समय में आपकी बात को मानकर ये शादी कर रहे हैं। ऐसा ना कि हो कि हमें बाद में ये पछताना पड़े कि हमने जल्दबाजी में अपनी बेटी की शादी कर दी। रोहान ने भी अपना हाथ शर्मा जी के हाथ पर रखते हुए बहुत प्यार से कहा कि अरे फिक्र मत कीजिए शर्मा जी, मैं आपको जुबान देता हूँ, आपकी बेटी की आंखों में एक भी आंसू नहीं आएगा, कभी भी उसे कोई भी चीज़ की कमी नहीं होगी, और अगर आ गया ना तो अपने बेटे को आपके सामने लाकर खड़ा कर दूंगा मैं, और फिर आप चाहे जो चाहे तो उसके सिर पर 100 जूते मार लेना, हमें कोई एतराज़ नहीं होगा। शर्मा जी की पत्नी बोलती है कि नहीं नहीं भाई साहब, ऐसी बात मत कहिए आप, भला हम अपने जमाई को जूते से क्यों मारेंगे? भगवान न करे इन दोनों की शादीशुदा ज़िंदगी में कोई भी मुश्किल आए या फिर कोई भी बुरी नज़र लग जाए, हम तो बस यही कामना करते हैं। रूही बोलती है कि तो फिर आप फिक्र मत कीजिए बहन जी, हम आपकी बेटी को बहुत सारा प्यार करेंगे, बहुत प्यार से रखेंगे। फाइनली रूही और रूहान दोनों ने ही मिलकर दक्ष की शादी की डेट फिक्स कर ही ली थी, और फिर करीब 1 घंटे के बाद रूहान ने गाड़ी रूही के घर के बाहर आकर रोक दी थी। रूहान बोलता है कि रूही अब जाओ, तुम अपने भाई की शादी की तैयारियां करो, और हाँ सिर्फ 3 दिन ही रह गए हैं हमारे पास शादी के लिए। रूही बोलती है कि रूहान, मुझे ना बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, और फिर उसकी शादी ऐसे करना मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है। मम्मी पापा के बहुत ही अरमान थे इसकी शादी करने के लिए, वो दक्ष भैया की शादी बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से करेंगे। रोहान बोलता है कि देखो रोहित, सिचुएशन कुछ ऐसी ही है कि हम दक्ष की शादी धूमधाम से अभी नहीं कर सकते हैं, हमें उसकी शादी ऐसे ही करनी होगी, लेकिन हाँ एक रिसेप्शन पार्टी बहुत ही ज़बरदस्त रखेंगे जो बहुत ही बड़ी होगी, और फिर उसमें सब अपने अरमान निकाल लेंगे। ओके, तभी तुमसे जो भी कह रहा हूँ ना वो अभी जाकर करो, जाओ और नियति के साथ शादी की तैयारियां करो। ओके, 2 दिन के बाद राठौड़ फार्म हाउस में मिलेंगे हम सब, शादी वहीं पर होगी, समझ गई ना तुम? तो रूही ने भी अपनी गर्दन हिला दी, और फिर जैसे ही उतरने को हुई तभी रूहान ने उसकी कलाई पकड़कर उसे हल्का सा अपनी तरफ खींचते हुए प्यार से कहा कि कमाल है यार, आज पूरा दिन मेरे साथ ही रही हो और फिर भी मुझे गुड बाय किस के बिना ही जा रही हो, एक किस देना भी जरूरी नहीं समझा तुमने? ये सुनते ही रूही के दिल की धड़कनें तो एकदम से बढ़ गई थी, और फिर रूही जो अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी रूहान से, लेकिन रूहान भी कहाँ कम था। रूहान ने रूही का हाथ बहुत ही कसकर पकड़ा हुआ था, जिससे वो अपना हाथ छुड़ा ही नहीं पाई थी। रूहान बोलता है कि जब तक किस नहीं करोगी ना मैं भी नहीं जाने वाला हूँ यहाँ से। तो रूही बोलती है कि गुल्लू के बाबू छोड़ दीजिए ना प्लीज़, गुल्लू इंतज़ार कर रहा होगा। तो रूहान ने भी हंसकर कहा कि गुल्लू की माँ, जब तक गुल्लू के बापू को एक किस नहीं दोगी ना, गुल्लू के बापू हाथ नहीं छोड़ेंगे तुम्हारा, गुल्लू की कसम। रूही अच्छे से जानती थी कि रूहान ऐसे नहीं मानेगा, वो बिना किस लिए वहाँ पर से नहीं जाएगा, इसीलिए वो मजबूर होकर थोड़ा सा रूहान के आगे आ जाती है, और रूहान भी रूही को किस करने के लिए थोड़ा सा आगे आया। रूही अभी रूहान को किस कर पाती उससे पहले ही किसी ने विंडो को नॉक कर दिया, और रूही जो रूहान से झटके से एक दूसरे से दूर हो जाती है। तो रूही ने भी देखा तो बाहर अभी दक्ष खड़ा हुआ था, जो अभी विंडो के अंदर ही झांक रहा था। रूहान ने दांत पीसते हुए खुद से ही बड़बड़ाते हुए कहा कि मैं इसकी सेटिंग कर रहा हूँ, और ये है कि जो मेरी सेटिंग में टांग अड़ा रहा है यार। तो रूही ने भी अब हल्के से गुस्से में रूहान को देखा, तो रूहान बोलता है कि अब उतरो, आ गया है तुम्हारा गुल्लू, जाओ अपने गुल्लू के पास। तो रूही भी अब गाड़ी से बाहर उतर गई, और फिर तभी दक्ष ने भी सिर नीचे करके रूहान की तरफ देखते हुए कहा कि रूहान सब ठीक है ना वहाँ पर? तो रूहान बोलता है कि हाँ हाँ सब ठीक है, 3 दिन के बाद तुम्हारी शादी है, हमने तुम्हारी शादी की डेट फिक्स कर दी है, जितनी तैयारी करनी है ना जल्दी से कर लो। तो दक्ष ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी, और फिर रूहान बोलता है कि अच्छा मैं भी अब चलता हूँ, मुझे भी अपने बिजनेस का कुछ काम जल्दी ही ख़त्म करना है, वरना गुल्लू का बापू शादी में टाइम से नहीं आ पाएगा और तुम्हारी शादी भी रुक सकती है। ये सुनकर रूही और
दक्ष दोनों ही जोर जोर से हंसने लगते हैं और फिर रूहान अपनी गाड़ी लेकर वहां से चला गया था। रूही और दक्ष दोनों ही अपने घर के अंदर आ चुके थे। इधर प्रताप हाउस में इस वक्त अगले ही दिन रूहान ने भी शाम को गाड़ी प्रताप हाउस के बाहर आकर रोक दी थी। रूहान गाड़ी से बाहर उतरकर सीधा प्रताप हाउस के अंदर गया तो वहां पर रुद्र और नील दोनों ही सोफे पर बैठे हुए कुछ फाइल्स को स्टडी कर रहे थे। दोनों ही अपनी फाइल में बहुत ही ज्यादा बिजी थे। अवनी और किट्टू जो किचन में काम कर रही थी। किट्टू ने अभी जैसे ही रूहान को अपने घर में देखा तो उसके अंदर की ममता फिर से बाहर आ जाती है। उसके अंदर की ममता जाग जाती है। वो जल्दी से अब रूहान के पास आती है और फिर उसके गालों को अपने हाथ से लगाकर प्यार से बोलती है कि अरे रूहान बेटा तुम यहाँ पर आओ बैठो। इतना कहकर किट्टू ने भी रूहान की बाजू पकड़ी और फिर उसे खींचते हुए घर के अंदर ले आती है। तो नील और रुद्र दोनों ही अब रूहान की तरफ ही देख रहे थे। किट्टू अभी थोड़ा सा तेज आवाज में बोली थी, तो अवनी दीदी रूहान आया है, जल्दी से कुछ नाश्ता लेकर आइए। अवनी भी किचन से बाहर आ गई और फिर रूहान को देखकर प्यार से बोलती है कि अरे रूहान तुम यहाँ पर अचानक से, सब कुछ ठीक तो है ना? मम्मी पापा ठीक है ना? तुम्हारे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? रूहान ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए प्यार से कहा कि हाँ बड़ी माँ, सब कोई ठीक है। वो तो मैं बस ऐसे ही निव्यांश संकल्प से मिलने के लिए आ गया था। तो रूहान के मुंह से निव्यांश और संकल्प का जिक्र सुनकर रुद्र और नील दोनों ने ही एक दूसरे को प्यार से देखा, जैसे दोनों ही आपस में कहना चाहते हो कि बंदरों की टुकड़ी ने पागल तो नहीं कर दिया है, या फिर ये लोग भी कोई प्लान बना रहे हो हमसे बिना कुछ बताए, जिसमें रूहान भी शामिल हो गया हो। और फिर तभी रूहान नील और रुद्र की तरफ देखकर बहुत ही प्यार से बोलता है कि वो क्या है ना बड़े पापा, मेरी ना निव्यांश से अच्छी दोस्ती हो गई है, तो बस यहाँ से मैं गुजर रहा था तो सोचा क्यों ना निव्यांश और संकल्प दोनों से ही मिल लूं। आजकल उनका फोन भी नहीं आ रहा था मेरे पास। तो रुद्र तो अभी हैरानी से बस रूहान को ही देख रहा था, क्योंकि उसे रूहान की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था। तो वही नील, उसने तो मुस्कुरा कर अभी रूहान की तरफ देखकर कहा कि हाँ क्यों नहीं बेटा, तुम्हारा ही घर है, जब भी मन करा करे तुम यहाँ पर आ जाया करो। तभी किट्टू बोलती है कि रूहान उन दोनों से बाद में मिल लेना, तुम पहले ये बताओ कि क्या खाओगे, तुम्हें भूख तो नहीं लगी है ना? मैं फटाफट से तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा बनाकर लाती हूँ। इतना कहकर किट्टू खड़ी होती है और वहां से जाने के लिए आगे बढ़ती है। तभी रूहान ने किट्टू का हाथ पकड़कर प्यार से कहा कि नहीं, मुझे कुछ भी नहीं खाना है, मैं घर से खाना खाकर आया हूँ। मैं तो बस निव्यांश और संकल्प से मिलने के लिए आया था, बस उनसे मिल लूँ और फिर उसके बाद अपने घर चला जाऊंगा। तो किट्टू भी प्यार से रूहान की तरफ देखकर बोलती है कि अरे रूहान, मैं घर जाने के लिए थोड़ी ना मना कर रही हूँ तुम्हें, लेकिन प्लीज तुम हमारे घर पर आए हो तो कुछ तो खाओगे ना, ऐसे मैं कैसे तुम्हें जाने दूंगी अपने घर से। चलो मैं तुम्हारे लिए थोड़ा सा शेक बनाकर लाती हूँ, उसे पी लेना, ओके। इतना कहकर किट्टू अभी किचन की तरफ चली गई और फिर रूहान जो मना नहीं कर पाया किट्टू को। आखिर रूहान तो अच्छा से ही जानता था कि किट्टू उसी की ही माँ है, और कहीं ना कहीं वो किट्टू के दिल की हालत भी समझ रहा था कि वो कितना ज़्यादा परेशान है अपने बेटे के लिए। किट्टू तो अनजाने में ही सही, लेकिन अपना ही ममता रूहान पर लुटाती रहती थी। रूहान भी चुपचाप से अभी रुद्र और नील के सामने ही बैठा रहता है, क्योंकि वो और कुछ नहीं कर सकता था इस वक्त। रूहान की हिम्मत रुद्र और नील को देखने की भी नहीं हो रही थी। तो वहीं रुद्र और नील दोनों ही रूहान को ही देखे जा रहे थे। रूहान का निव्यांश और संकल्प से मिलना उन्हें कुछ अटपटा सा लग रहा था, क्योंकि आज से पहले रूहान कभी भी निव्यांश और संकल्प के बारे में जिक्र तक नहीं करता था। तभी अवनी चिल्लाते हुए बोलती है कि संकल्प, निव्यांश, देखो तुमसे मिलने के लिए कौन आया है। दोनों ही अपने कमरे से निकलकर बाहर आते हैं। तो दोनों ने ही जब रूहान को वहां पर देखा तो दोनों ही एकदम से खुशी से चिल्लाते हुए बोलते हैं कि अरे रूहान, तुम यहाँ पर आओ जल्दी से ऊपर आओ। तो रूहान ने भी अपनी गर्दन उठाकर संकल्प और निर्भय और निव्यांश की तरफ देखा तो उसने भी मुस्कुरा कर कहा कि अबे, मैं कब से फ़ोन मिला रहा हूँ तुम लोगों को, मगर तुम लोग जो हो वो फ़ोन ही नहीं उठा रहे हो। तभी तीनों सीढ़ियों से होते हुए जल्दी से नीचे आ जाते हैं और फिर तभी संकल्प ने भी रूहान का हाथ पकड़ा और फिर उसे सोफे से खड़ा किया और फिर खींचता हुआ अपने साथ ले जाता हुआ प्यार से बोलता है कि अरे यहाँ पर तो बड़े पापा के सामने क्या बातें करेंगे हम सब, चलो चलते हैं मेरे कमरे में, चलो वहां पर आराम से बैठकर बातें करेंगे। अब यहाँ पर बड़े लोगों के सामने हम बच्चे क्या ही बात करेंगे। अचानक ही नील को वो पल याद आ जाता है कि जब शुभ भी ऐसे ही अपने भाइयों का हाथ पकड़कर खींचता हुआ अपने कमरे में लेकर जाता था। तो वहीं रुद्र भी सोच रहा था कि ऐसे 2 दिन में ही इनकी क्या दोस्ती हो गई है कि संकल्प इतने हक के साथ रूहान को खींचकर अपने साथ ले जा रहा था अपने कमरे में, क्योंकि बंदरों की टुकड़ी इतनी आसानी से कभी भी किसी भी बाहर वालों को अपना दोस्त नहीं बना
बनाती थी। तो रोहान भी अभी उनके साथ ही जाता हुआ किचन की तरफ देखकर बोलता है कि मिसेज प्रताप, मैं संकल्प के कमरे में जा रहा हूँ, आप मेरा शेक वहीं पर लेकर आ जाइएगा। ओके। तो किट्टू भी बहुत प्यार से बोलती है कि हाँ हाँ बेटा तुम चले जाओ, मैं सबका वहीं पर लेकर आ जाऊंगी, तुम सबको शेक वहीं पर मिलेगा। तभी निर्भय भी प्यार से बोलता है कि नहीं नहीं मामी, मेरा लेकर मत आना, मेरा पेट भर गया है, बड़ी मम्मी ने पराठे बहुत ज़्यादा खिला दिए थे ना, इसीलिए मुझे भूख नहीं लगी है। किट्टू बोलती है कि आधा गिलास लेकर आ जाऊंगी, चुपचाप से पी लेना। अब तो निर्भय को भी किट्टू की बात माननी ही पड़ रही थी। निर्भय ने भी अब किट्टू की तरफ देखकर हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए बोलता है कि ठीक है लेकर आ जाना, मैं भी पी लूंगा थोड़ा सा। चारों ही अब कमरे की तरफ जा रहे थे और फिर तभी धैर्य भी प्रताप हाउस में आता हुआ प्यार से बोलता है, अरे मेरे बिना मीटिंग स्टार्ट करने वालों, जरा शांति बरकत रखो, मैं भी आ गया हूँ, मुझे भी तो लेकर चलो। तभी चारों ने पलटकर धैर्य की तरफ देखा और फिर संकल्प ने भी धैर्य को अपने हाथ से इशारा करके अपने पास आने के लिए कह दिया। तो धैर्य भी अब जल्दी जल्दी से उन चारों के पास में ही चला जाता है। फिर उसने किचन में अपनी नजर घुमाई और बोलता है कि दीदी जो कुछ भी बना रही हो ना, मेरे लिए भी बना लेना, बहुत तेज भूख लगी है, मेरा भी नाश्ता ऊपर ही लेकर आ जाना इन सबके कमरों में। तो निर्भय ने भी हंसकर कहा कि गोबर बना रही है, खाएगा क्या? तो धैर्य भी जवाब देता हुआ बोलता है कि तो ज्यादा ही गोबर निर्भय को ही खिला देना। इतना कहकर ही वो पांचों हंसते हुए एक कमरे की तरफ चले जाते हैं जो कि संकल्प का कमरा था। अभी वो पांचों ही अपनी मीटिंग के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। उनके जाते ही रुद्र ने नील की तरफ देखा जो अपनी सात नजरों से उसे घूर रहा था, जो मुस्कुराकर अभी पांचों को ही देख रहा था। और फिर तभी रुद्र ने नील की बाजू पकड़कर उसे हिलाते हुए थोड़ा सा, उन्हें देखकर इतना ज्यादा मुस्कुराओ मत, ये शांति न बवंडर के आने से पहले की है, उसके बाद का तमाशा अभी देखना बाकी है। हो ना हो ये सब मिलकर कोई ना कोई खिचड़ी तो जरूर पका रहे हैं। सच कहता हूँ नील, अगर इन्होंने कोई भी खिचड़ी पकाई ना, वो भी हमसे बिना पूछे, तो इस बार तो खिचड़ी में हम तड़का जरूर लगा देंगे, इस बार तो मैं इन सब को छोड़ूंगा नहीं। तो नील बोलता है कि यार हमेशा से तो बस बच्चों पर ही शक करता रहता है, अरे खिचड़ी पका भी तो रहे हैं, तो बस पांचों एक साथ ही पका रहे हैं ना, पका लेने दो ना, क्या हो जाएगा इसमें। अगले ही पल नील ने भी धीरे से रुद्र के कान में आकर कहा कि तुझे तो खुश होना चाहिए कि रूहान की दोस्ती हमारे बच्चों से हो गई है, अब वो भी इस घर में आने जाने लगा है, अब तो उसका प्रताप हाउस आना जाना भी रहेगा और फिर वो तेरी आंखों के सामने भी रहेगा। तू इस चीज से खुश नहीं हो रहा है बल्कि उनकी खिचड़ी पर ध्यान दे रहा है। तो रुद्र भी कुछ बोलता उससे पहले ही रुद्र की नजर मेन गेट पर जाती है जहाँ पर दक्ष अपनी दोनों ही बहनों के साथ खड़ा है। तो रुद्र ने भी दक्ष, नियति और रूही को वहां पर देखा तो उसकी ऐब्रो उचक गई और फिर उसके अंदर का शक का बीज जो अभी पहले ही पनप रहा था वो पौधा बनने लगा था, उसका शक यकीन में बदल गया था। तो नियति अभी इस वक्त अपने ससुराल में आते हुए थोड़ा सा घबराहट भी महसूस कर रही थी, उसे कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर भी लग रहा था। और फिर तभी अवनी बोलती है कि क्या बात है, बहू रानी आई है, किट्टू 3 गिलास शेक और बना ले तू, देखो ना तुम्हारे रिश्तेदार आ गए हैं, सब ना आज एक साथ ही आए हैं, जरूर कोई खास बात है लगता है। अवनी ने एक मीठी सी मुस्कुराहट के साथ कहा कि अब जब इतनी हिम्मत करके यहाँ पर आ ही गई हो बेटा तो अंदर भी आ जाओ, ऐसे बाहर क्यों खड़ी हो तुम लोग, जल्दी से अंदर आओ, वैसे भी तुम्हें एक ना एक दिन तो परमानेंट अब यहीं पर रहना है। तो नियति अभी भी नहीं पलटी और फिर नियति ने भी कई बार दक्ष को मना किया था, लेकिन दक्ष नियति को जबरदस्ती अपने साथ प्रताप हाउस में लेकर आ गया था क्योंकि वो जानता था नियति और रूही के बिना उनका प्लान सक्सेस नहीं होगा। दक्ष ने नियति को हल्का सा घुमाकर प्यार से कहा कि बस बस नियति इतना भी क्यों शर्माना यार, प्लीज, पहले तो तुम यहीं पर रहती थी ना, अब इतना ज्यादा क्यों शर्मा रही हो, जाओ जाओ अपने सास ससुर के पैर छू और फिर अंदर चलते हैं। ये सुनते ही नियति चुपचाप से अपना सिर झुकाकर धीरे धीरे से आगे आने लगती है। उसने पहले नील के पैर छुए, फिर रुद्र के पैर छुए और फिर अवनी के, तीनों के पैर छुओ के उसने अपनी नजरें नीचे करके खड़ी हो गई। तो अवनी कुछ बोलती उससे पहले ही नील ने कहा कि बस करो ना बेटा, अब उसकी जान ले लोगे क्या तुम, कितना बोलते हो तुम उसके साथ, जाओ नियति, बंदरों की टुकड़ी इस कमरे में है, तुम भी जाओ, वहीं के लिए आई हो ना। तो नियति ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर वो भी दक्ष और रूही के साथ बंदरों की टुकड़ी के कमरे में ही चली जाती है। थोड़ी देर के बाद सब मिलकर अब संकल्प के कमरे में पंचायत लगाकर बैठे हुए थे। तभी निव्यांश बहुत ही प्यार से बोलता है कि अरमान को भी लेकर आता यार, उसे क्यों नहीं लेकर आया, हम सब साथ में होते हैं तो प्लान अच्छे से हो जाता है। रोहान भी सोफे पर फैल कर बैठा हुआ था और तभी वो बोलता है कि अरमान तो मुझसे पहले ही यहाँ पर आ गया था। और ये सुनते ही बंदरों की टुकड़ी एक दूसरे का मुंह देखने लगती है, सब बहुत ज़्यादा हैरान थे। और फिर तभी रोहान ने भी एक शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा कि अरमान मुझसे बहुत ही ज़्यादा एडवांस है यार, तुम लोग समझ भी नहीं पाओगे, हो ना हो अंशिका के कमरे में ही होगा वो,
बुलाओ दोनों को, वो दोनों ही भी यहाँ पर आ जाएंगे। अभी तुम अंशिका को बुलाओगे ना तो अरमान खुद ब खुद यहाँ पर आ जाएगा। उन दोनों से कहो कि शादी से पहले कोई भी आशिकी नहीं चलेगी यहाँ पर। इतना कहकर रोहान ने रूही की तरफ देखकर आंख मार दी और फिर रूही उसके चेहरे पर तो मीठी सी मुस्कुराहट आ गई थी और कहीं ना कहीं थोड़ी सी शर्म भी आ गई थी। और तभी संकल्प बोलता है कि क्या बात है, दोनों ही भाई इतने ज़्यादा बेशरम है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे ही सामने, हमारे ही घर में, हमारे ही घर की बेटियों से फ्लर्ट कर रहे हैं और हम जान ही नहीं पाए। रोहान ने भी संकल्प के सिर पर हल्का सा हाथ मारकर कहा कि अबे जाना, बुलाकर ला उसे, क्यों इतनी ज़्यादा बकवास करता रहता है। तो निव्यांश ने भी ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि अरमान का तो मुझे समझ में ही नहीं आता है, ये लड़का भी ना इतना ज़्यादा एडवांस कैसे हो सकता है। लेकिन हाँ, ये अंशिका, जिस दिन चाचू को पता चल गया ना कि अंशिका के कमरे में अरमान है, उस दिन सबकी सामत आ जाएगी, सबके हाथ पैर टूटे, हॉस्पिटल में ना मिले तो मेरा नाम भी निव्यांश नहीं। तो रोहान बोलता है कि यार कुछ भी नहीं होगा, तुम ना परेशान मत हो, मैं हूँ ना तुम सबके साथ। अब वैसे भी मुझे अपने भाई पर पूरा यकीन है, उसे अपनी हदें सारी पता होती हैं। इधर अंशिका का कमरा, अंशिका हाथ बांधे गुस्से में अभी अरमान को ही घूर घूर कर देख रही थी और अरमान जो सोफे पर आराम से बैठा हुआ खाना खा रहा था, जैसे उसे सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा हो। तो अरमान बोलता है कि अब मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो तुम भी आओ, जल्दी से बैठ जाओ और साथ में बैठकर खाना खा लो। तो अंशिका बोलती है कि नहीं नहीं नहीं, तुम ही खाओ, लाई तो मैं अपने लिए ही थी, लेकिन पता चला कि मेरे होने वाले पति देव ही भूखे आए हैं, तो अब क्या करूं, इसीलिए सोचा तुम्हें ही खाना खिला दूं, मैं तो बाद में भी खा लूंगी, पति देव का खाना ज़्यादा ज़रूरी है। तो अरमान ने भी अंशिका की तरफ देखकर मुस्कुरा कर अंशिका को देखा। तो अंशिका जो बोलती है कि मुझे एक बात तो समझ में ही नहीं आती है कि तुम पापा को मना क्यों नहीं लेते हो, ऐसे छुप छुप कर कब तक मुझसे मिलने के लिए आओगे, कब तक मैं ऐसे छुप छुप कर डर डर के तुमसे मिलूंगी। तो अरमान बोलता है कि यार मैं पूरी कोशिश कर तो रहा हूँ कि मैं अपने ससुर जी को जल्द ही पटा लूँ, लेकिन यार क्या खतरनाक बाप पैदा किया है तुमने, वो तो मेरी एक भी चाल अपने ऊपर चलने ही नहीं देते हैं, मेरी सारी कोशिशें उनके सामने बेकार हो जाती हैं, मैं तो उनको देख के ही डर जाता हूँ। वो तो जैसे पहले से ही डिसाइड करके बैठे हों कि तुम्हारी शादी किसी गधे से ही कर देंगे, मगर मुझसे नहीं करेंगे, मेरे जैसे हैंडसम लड़के उन्हें पसंद ही नहीं है लग रहा है। तो अर्शिका भी अब अरमान के पास गुस्से से बैठी और फिर उसने अरमान के बाजू पर एक हाथ मारकर कहा कि अरमान बहुत हुआ है तुम्हारा, ऐसे छुप छुप कर मिलना बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है, अब मैं तुमसे ऐसे छुप कर नहीं मिलने वाली, समझे तुम जल्दी से पापा को मना लो, कुछ ऐसा करो कि पापा एक ही बार में तुमसे इम्प्रेस हो जाए और फिर खुशी खुशी मेरा हाथ तुम्हारे हाथों में दे दे और फिर हमारी शादी होकर फाइनली हम सब एक हो जाएंगे। अरमान भी अपना खाना खा चुका था और उसने अंशिका की तरफ देखकर कहा कि टिश्यू पेपर मिलेगा क्या। तो अंशिका भी सोफे से उठी और फिर उसने इधर उधर अपनी नजरें घुमाई और फिर नाइट स्टैंड से कुछ टिश्यू पेपर लाकर अरमान को दे दिए। तो अरमान भी स्टाइल के साथ मुस्कुराता हुआ अपने हाथ पोंछते हुए बोलता है कि देखो तुम्हारे पापा को सच में मनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, और बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ कि ताकि वो मुझसे इम्प्रेस हो जाए, लेकिन वो मानते ही नहीं है यार। पर यकीन मानो तुम्हारी शादी इस गधे से ही होगी, फिर चाहे कुछ भी कर ले वो, मैं किसी भी दूसरे गधे से तुम्हारी शादी होने नहीं दूंगा। और हाँ, आग लगा दूंगा आग, अगर किसी ने भी तुम्हारी शादी किसी और के साथ करने की सोची तो। अंशिका भी गुस्से में अरमान को देख रही थी और अरमान का जब मन करता तो वो अंशिका से मिलने प्रताप हाउस चुपचाप से आ जाया करता था। बस यही चीज़ अब अंशिका को अच्छी नहीं लग रही थी। अरमान सोफे से खड़ा होकर बोलता है कि खाना तो तुमने खिला दिया मुझे, अब थोड़ा सा मीठा भी खिला दो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। तो अंशिका भी गुस्से में बोलती है कि आज डिनर में मीठा नहीं बना है, समझे तुम। तो अरमान भी अब अंशिका की तरफ एक कदम आगे बढ़ता हुआ बोलता है कि अरे मीठा तो मैं अपने आप ही ले लूँगा, तुम्हें ले जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अंशिका को अब कुछ भी समझ में नहीं आया कि अरमान उससे क्या कह रहा है, आखिर वो क्या कहना चाहता है। उसे तो वैसे ही टेंशन हो रही थी कि कोई अरमान को प्रताप हाउस में ना देख ले, अगर किसी ने भी उसे वहाँ पर उसके कमरे में देख लिया तो सच में बहुत बड़ा बवंडर हो जाएगा। और वैसे भी अंशिका को नहीं पता था कि रोहान प्रताप हाउस में ही आया है। अंशिका बोलती है कि जब घर में मीठा बना ही नहीं है तो मैं तुम्हें मीठा कहाँ से लाकर खिलाऊं। अरमान ने भी अब अंशिका की तरफ देखा और फिर एक तंज भरी मुस्कान के साथ एक और कदम अंशिका की तरफ बढ़ाते हुए प्यार से कहा कि अरे मैं बोल रहा हूँ ना, मैंने कहा ना कि मैं अपना मीठा खुद ही तुमसे ले लूँगा। अब जाकर अंशिका की आंखें हैरानी से फैल गई थी और उसे समझ में आ गया था कि अरमान उससे क्या चाहता है। अरमान अंशिका को हाथ लगाता उससे पहले ही अंशिका ने अरमान के सीने पर अपना हाथ रखकर उसे जोर से धक्का देते हुए कहा कि ज़्यादा स्मार्ट मत बनो, समझे तुम, कोई मीठा नहीं मिलेगा। और हाँ, मुझे क्या पागल समझ रहे हो, पहले तुम पापा को पटाओगे, हमारी शादी होगी और उसके बाद ही तुम्हें मीठा खट्टा जो भी
लेना होगा सब ले लेना, समझे। अरमान भी अब इतना ज़्यादा शरीफ नहीं था कि वो रिस्क लेकर प्रताप हाउस आए और बिना कुछ लिए वहाँ से चला जाए। वो तो बस प्रताप हाउस अंशिका के लिए ही आता था। तो अरमान ने भी अब अगले ही पल अंशिका की कलाई पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया और फिर अंशिका जो अरमान के लंबे चौड़े सीने से जाकर लग जाती है। अरमान ने जल्दी से अंशिका को अपनी बाहों में भर लिया और फिर अरमान ने अंशिका के होठों को जल्दी से कैप्चर कर लिया और उसे किस करने लगा। अंशिका अरमान को दूर करने लगती है, लेकिन अरमान तो अंशिका से 1 इंच भी नहीं हिला था, क्योंकि अरमान सच में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग था। एक मीठी सी किस करने के बाद अरमान ने अपना माथा अंशिका के माथे पर लगाकर बहुत ही प्यार से और तंज भरी मुस्कान के साथ कहा कि इतना रिस्क लेकर आया हूँ यहाँ प्रताप हाउस में तुमसे मिलने के लिए, और तुम्हें लगता है कि बिना मीठा खाए मैं यहाँ से चला जाता? ऐसा हो ही नहीं सकता है, तो आइंदा से अपने आप ही ले लेना। अंशिका हल्के से गुस्से में बोलती है कि अरमान, ये सब कुछ ना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुम्हें पापा से सीधा सीधा जाकर बात कर लेनी चाहिए पहले। ये सब कुछ कि मुझे ना अच्छा नहीं लगता है। अरमान बोलता है कि तुम्हारे पापा से बात करूंगा तो तुम्हारे पापा मान थोड़ी ना जाएंगे मुझसे। जब तक रूहान की शादी नहीं हो जाती है ना, तब तक तो हमें ऐसे ही मिलना होगा चोरी छुपके से, क्योंकि तुम्हारे पापा इतनी जल्दी नहीं मानने वाले हैं। अंशिका और कुछ बोल पाती उससे पहले ही गेट नॉक होता है, तो अंशिका ने भी अरमान को धक्का दे दिया और फिर तभी बाहर से आवाज आती है, अंशिका, मैं संकल्प, मुझे पता है अंदर अरमान है, तो बिना किसी घबराहट के गेट खोल दो। वैसे भी हमें दक्ष की शादी का डिस्कशन करना है ना, रूहान ने हम सबको वहाँ पर इकट्ठा होने के लिए बोला है, इसीलिए जल्दी से गेट खोलो। ये सुनते ही अंशिका ने भी बिना किसी घबराहट के साथ आकर गेट खोल दिया था। तो संकल्प ने भी अपनी आईब्रो चढ़ाकर अरमान की तरफ घूर कर देखा और फिर अंशिका को देखकर बोलता है कि अरमान अच्छा है, इसीलिए तेरे कमरे में है, वरना तुझे पता है ना, अरमान आया तो 2 पैरों से चलकर था, लेकिन जाता वो 8 पैरों के साथ। अरमान ने भी घूर कर गुस्से से अभी संकल्प की तरफ देखा, तो संकल्प ने भी कहा कि चल चल, मुझे घूर कर मत देख, समझा तू। रोहान भाई बुला रहे हैं ना, तो चलो वहाँ पर चल के पहले उनकी बातों को सुनते हैं, फिर बाद में घूरना घुराना हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद अरमान अंशिका भी अब बंदरों की टुकड़ी में आकर बैठ गए थे। अभी सभी लोग संकल्प के कमरे में ही जमाड़ा बनाकर बैठे हुए थे। सब ने जमकर दक्ष की शादी का डिस्कशन कर लिया था। आखिरकार उन सब की पंचायत खत्म हो गई थी। सब बात करते हुए अब हॉल में आ जाते हैं। किसी ने भी ध्यान नहीं दिया था कि अरमान को प्रताप हाउस में आते हुए अभी किसी ने भी नहीं देखा था, क्योंकि सब तो अपने अपने काम में बिजी थे और इतने सारे बच्चों के साथ अरमान कब वहां पर आ गया किसी को पता नहीं था। किसी का भी ध्यान ही नहीं था कि इस बात पर सब दक्ष की ही शादी का डिस्कशन करने के लिए ये बात भूल गए थे कि कोई अरमान के बारे में वहां पर किसी से पूछ ना ले। तो सभी अब हॉल में आ जाते हैं। तो हॉल में अभी रुद्र और नील पहले से ही बैठे हुए थे। उधर रुद्र जो बुक पढ़ रहा था और नील जो एक फाइल स्टडी कर रहा था। रोहान अरमान दोनों ही एक साथ बोले, बाय बड़े पापा, बाय मिस्टर प्रताप। रुद्र और नील दोनों ने ही बिना देखे कहा कि बाय। सब बात करते हुए अब बाहर चले गए थे और फिर तभी रुद्र जोर से चिल्लाता हुआ बोलता है कि निव्यांश, संकल्प। रुद्र की आवाज सुनकर वो दोनों ही गार्डन से बाहर आ जाते हैं और बोलते हैं कि क्या हुआ बड़े पापा, क्या हुआ? तो रुद्र ने भी अपने निव्यांश को देखकर कहा कि अरमान कब आया था यहाँ पर। और ये सुनते ही नील के कान एकदम से खड़े हो गए थे। तो रुद्र ने भी अब फिर से चिल्लाते हुए उन दोनों को गुस्से से घूरा और फिर से कहा कि मैंने पूछा अरमान कब आया था प्रताप हाउस? मैंने तो अरमान को यहाँ पर आते हुए नहीं देखा, तो वो कब आ गया प्रताप हाउस में? रुद्र इतनी तेज से चिल्लाया था कि निव्यांश और संकल्प दोनों ही एकदम से डर गए थे और फिर रुद्र के चिल्लाने से घर की सारी औरतें भी बाहर आ गई थी। संकल्प भी धीरे से बोलता है कि हाँ बड़े पापा, आपके सामने ही तो आया था वो, आपने ध्यान नहीं दिया होगा, वो अभी अभी रोहान भाई के साथ ही आया था। तो रुद्र ने भी गुस्से में फाइल साइड में रखी और फिर गुस्से चिल्लाते हुए गुस्से से बोलता है कि सब अंदर आओ, अभी के अभी सब अंदर आओ। तो संकल्प ने तो अब कसकर अपनी आंखें बंद कर ली थी। तो वहीं निव्यांश के चेहरे पर भी अब बहुत ज्यादा पसीना आ गया था कि अब रुद्र के गुस्से से कोई भी नहीं बच सकता है। तभी रुद्र ने एक बार फिर से चिल्लाते हुए कहा कि धैर्य, निर्भय, रोहान, दक्ष, नियति, सब के सब अंदर आओ, अभी के अभी। और फिर आखिरकार रुद्र की इतनी तेज आवाज सुनकर सब अंदर आ गए थे। उनमें से अरमान भी था। तो रुद्र ने भी अरमान को घूर कर देखा और फिर कहा कि तुम कब आए? मैंने तो तुम्हें आते हुए देखा ही नहीं कि तुम कब आ गए और मुझे पता ही नहीं चला। तो अरमान बोलता है कि रोहान के साथ ही तो आया था। तो रुद्र ने भी गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहा कि अरमान झूठ मत बोलो, तुम समझे, तुम रोहान के साथ नहीं आए थे, रोहान अकेला ही आया था। मैंने खुद देखा था कि रोहान हमारे साथ सोफे पर अकेले ही बैठा था, है ना रोहान? तो अरमान बोलता है कि सासू माँ ने रोहान के सोफे पर बैठाया और फिर मैं अंदर चला गया।
इतना कहकर अरमान ने बंदरों की टुकड़ी की तरफ देखा तो बंदरों की टुकड़ी ने भी जल्दी से हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि हाँ 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 हाँ, सही तो कह रहा है अरमान, ये तो रोहान के साथ ही आया था। रुद्र ने फिर से गुस्से में अब बंदरों की टुकड़ी को और सबको देखकर गुस्से से फिर से चिल्लाते हुए कहा कि तुम लोगों को लगता है कि मुझे बुढ़ापा आ गया है, मुझे दिखाई नहीं देता है, मैं पागल हूँ। तुम लोग जो बोलोगे मैं यकीन कर लूँगा, मुझे कुछ पता नहीं चलेगा और मैं ना, मुझे तो सुनाई भी नहीं देता है और मुझे नहीं पता चलेगा कि प्रताप हाउस में कौन आ रहा है कौन जा रहा है। सब मिलकर मुझसे झूठ बोल रहे हो ना, शर्म नहीं आती है तुम सबको? आज ही तुम लोगों की खैर नहीं, आज ही सबको दो लग जाएंगे ना तो सबकी अकल ठिकाने आ जाएंगी और सब सच सच बोलना स्टार्ट कर दोगे। तो संकल्प भी अब अपनी आदत से मजबूर होकर रुद्र से फिर से बोलता है कि अरे बड़े पापा, आप इतना ज़्यादा चिल्ला क्यों रहे हो? आपको यकीन नहीं आ रहा है ना तो बड़ी माँ से खुद ही पूछ लो, उनको पता है कि अरमान कब आया था। इतना कहकर संकल्प ने भी किट्टू की तरफ देखा तो किट्टू बोलती है कि हाँ हाँ, सही तो कह रहा है संकल्प, रोहान के साथ ही तो आया था अरमान, बस मैं रोहान को सोफे पर ले आकर बैठा गई थी और फिर वो बंदरों की टुकड़ी के साथ उसके कमरे में चला गया था। आप ना बेकार में ही शक करते रहते हैं बच्चों पर। तो संकल्प बोलता है कि देखा देखा बड़े पापा, मैं ना झूठ नहीं बोल रहा था, किट्टू माँ ने भी देखा था अरमान को जब वो रोहान के साथ आया था। चलो मैं अब आपको बड़ी माँ से भी पूछवा देता हूँ। इतना कहकर संकल्प ने भी अवनी की तरफ देखा और फिर अवनी बोलती है कि हाँ हाँ, संकल्प बिल्कुल ठीक कह रहा है, याद है मुझे रुद्र भैया, मैंने ही किट्टू से कहा था कि रिश्तेदार आए हैं, शेक थोड़ा ज़्यादा ही बना लो क्योंकि अब शेक थोड़ा सा कम पड़ जाएगा, ज़्यादा लोग हो गए हैं। मैंने देखा था अरमान रोहान के साथ में ही आया था। रोहान तो अब हैरानी से अपनी फैमिली को ही घूर घूर कर देख रहा था, तो अरमान को भी बचाने के लिए अब सब एक साथ हो गए थे। रुद्र बोलता है कि अवनी कम से कम तुम तो झूठ मत बोलो यार, तुम भी झूठ बोलने लगी इन बंदरों की टुकड़ी के साथ, घर की बड़ी बहू हो तुम। तो अवनी बोलती है कि अरे मैं झूठ क्यों बोलूँगी रुद्र भैया, सच तो कह रही हूँ मैं। अरे मैंने खुद ही देखा था, किट्टू ने भी देखा था, दिशा ने भी देखा था, इनफैक्ट नील ने खुद देखा था। यकीन नहीं आता है तो नील से आप खुद ही पूछ लीजिए, है ना नील, आपने देखा था ना जब अरमान और रोहान दोनों लोग आए थे। नील भी एकदम से फंस गया था। नील घर की औरतों को देख रहा था जिन्होंने बड़े ही आराम से नील को फंसा दिया था। रुद्र भी अब अवनी को जवाब देता हुआ बोलता है कि हाँ हाँ ठीक है, अब तो नील ही बताएगा कि अरमान रोहान के साथ आया था या फिर ये चोरी से प्रताप हाउस में घुस गया था। अब इस चीज का फैसला नील ही करेगा, मुझे नील की बातों पर यकीन है। इतना कहकर रुद्र ने भी गुस्से में अरमान को घूर कर देखा तो अरमान ने भी अपने कंधे उचकाकर कहा कि बस कीजिए मिस्टर प्रताप, आप तो हद ही कर रहे हैं। आप ना बस, आप भला मैं चोरी से चुपके से इस घर में क्यों आऊँगा जबकि मैं तो गेट से आ सकता हूँ ना। मैं झूठ क्यों बोल रहा हूँ? मैं क्यों झूठ बोलूँगा? मुझे झूठ बोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मैं रोहान के साथ ही आया था। आपने जब नोटिस नहीं किया तो इसमें आपकी गलती है, मेरी कोई गलती थोड़ी ना है। तो रुद्र बोलता है कि अभी झूठ का झूठ और पानी का पानी हो जाएगा जब नील सबको सच बताएगा। इतना कहकर रुद्र ने भी नील की तरफ बड़ी ही उम्मीद नज़रों के साथ घूर कर देखा तो नील अभी उसकी तो हवाइयाँ ही उड़ गई थी। उसे तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो अभी क्या करे। वो अच्छे से जानता था कि रुद्र सही है और बाकी सब गलत हैं क्योंकि अरमान अभी किसी के साथ अंदर नहीं आया था, वो चोरी से ही प्रताप हाउस में आया था। सब नील को ही देख रहे थे। उस तो खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे, वो क्या कहे। तो नील ने भी अवनी को देखा और फिर मन ही मन खुद से कहा कि अवनी, मुझे ही फंसा दिया यार तुमने। तो अवनी ने भी अपनी आईब्रो चढ़ाकर मन ही मन खुद से कहा कि क्योंकि रुद्र भैया को बस आप ही संभाल सकते हैं, उन्हें बस आपकी ही बातों पर यकीन है, इसीलिए अब आपको झूठ तो बोलना ही पड़ेगा। अब तो रुद्र भैया लिटिल खरगोश से भी नहीं संभालते हैं। ओके, तो अब आप ही संभालो इन्हें। तभी बंदरों की टुकड़ी बोलती है कि हाँ हाँ बड़े पापा, बताइए ना कि अरमान कब आया था और किसके साथ आया था। अभी रुद्र चाचू को सब क्लियर हो जाएगा। रुद्र बड़ी ही उम्मीद भरी नज़रों से अभी भी नील को ही देख रहा था और फिर दिल से चाहता था कि नील झूठ ना बोले, उन सब का झूठ सामने आ जाए। नील वो भी अब रुद्र का दिल नहीं दुखाना चाहता था। आखिर इतने जनों के बीच में वो अकेला रुद्र ही था जो सच बोल रहा था और बाकी सब एक दूसरे का सपोर्ट करके झूठ बोल रहे थे। अचानक ही नील को एक शरारत सूझी और फिर उसने अपने सीने पर हाथ रख लिया। नील थोड़ा सा सांस रोकते हुए बोलता है कि रुद्र मेरे सीने में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है यार, लगता है अब मैं स्वर्गवास ही ले लूँगा। और ये देखकर सबकी सांसें एकदम से रुक गईं और बंदरों की टुकड़ी, नील, अवनी को तो पूरा परिवार नील के पास आ जाता है और फिर नील जो सोफे पर आराम से बैठ गया। नील ने अपनी आंखें बंद कर ली थी और अवनी की दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। अवनी नील के सीने को रब करते हुए घबराती हुई आवाज़ में बोलती है कि
नील। नील क्या हुआ है? प्लीज़ प्लीज़ नील उठ जाओ ना, क्या हुआ है? अच्छा कोई बात नहीं, कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं, आप प्लीज़ उठ जाइए। इतना कहकर अवनी ने रुद्र की तरफ देखते हुए कहा कि रुद्र भैया, नील को हॉस्पिटल लेकर चलते हैं, उन्हें हॉस्पिटल की ज़रूरत है, चलिए जल्दी से गाड़ी निकालिए। तो अवनी भी पूरी तरीके से पैनिक हो गई थी। अवनी के साथ साथ पूरा परिवार अभी नील को ही देख रहा था और सबके चेहरे पर अब टेंशन बढ़ गई थी। यहाँ तक कि अरमान और रोहान, उनकी भी सांसें अटक गई थी। उन्हें भी बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी कि नील को अचानक से क्या हो गया। तभी नील ने अपनी एक आंख खोली और फिर उसकी वो आंख बंदरों की टुकड़ी ने देख ली थी। नील ने आंखों ही आंखों में रोहान अरमान को भी जाने का इशारा किया तो अरमान और रोहान भी समझ गए थे कि वो जल्दी से वहाँ से चले जाए। नील ये सब कुछ नाटक कर रहा है। नील ने रोहान और अरमान को देखकर आंखों से ही इशारा किया और वो दोनों भी एक मिनट भी अब प्रताप हाउस में नहीं रुके और जल्दी से वहां से भाग गए, क्योंकि दोनों ही समझ गए थे कि ये सिर्फ नील का एक नाटक है जो उन्हें बचाना चाहता था। दोनों ही समझ गए थे कि बड़े पापा ने उन्हें बचाने के लिए ही ये सब कुछ नाटक किया है। उन दोनों के जाते ही नील ने अपना हाथ सीने से हटा लिया और फिर ठीक से बैठता हुआ नॉर्मल से स्टाइल में आवाज़ में बोलता है कि ये क्या तुम सारे मुझ पर चढ़ गए यार, हटो हटो मेरे सामने से, सांस तो लेने दो मुझे, हटो, कुछ नहीं हुआ है मुझे। ऐसा लग रहा था कि जैसे बस थोड़ा सा दर्द हो रहा है, लेकिन दर्द नहीं हो रहा था, बस ऐसे ही थोड़ा थोड़ा सा झटका लग रहा था। सब आंखें गड़ाए हुए अभी नील को ही घूर कर देख रहे थे और फिर सब की तो जैसे जान ही निकल गई थी। और नील जो ऐसे बिहेव कर रहा था कि जैसे इसके साथ कुछ हुआ ही नहीं है, वो तो एकदम से ठीक ठाक नॉर्मल है। और तभी बंदरों की टुकड़ी ने भी पीछे देखा, जहाँ पर अरमान और रोहान दोनों ही वहाँ से गायब हो चुके थे। बंदरों की टुकड़ी को भी समझते देर नहीं लगी कि उनके बड़े पापा ने उन सब को बचाने के लिए नाटक किया था और उन सबको फाइनली बचा लिया है। तो नील ने भी अब सबको देखकर कहा कि कहा ना कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम सबको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जाओ जाओ अपने अपने कमरे में जाओ और आराम करो जाकर। अवनी तो भी नम आंखों से नील को ही देख रही थी और फिर वो भी गुस्से में अपने पैर पटक कर वहाँ से चली जाती है। नील मन ही मन बोलता है कि हे भगवान, बड़ा होना कितना ज़्यादा बेकार है, कितना ज़्यादा बेकार लगता है बड़ा होना। पहले बच्चों को बचाओ और फिर अब बीवियों को भी मनाओ, अब क्या करूँ यार, सारी चीज़ें तो बस पानी लेकर मुझ पे ही चढ़ जाती हैं। धीरे धीरे सब अपने अपने कमरे में चले गए थे। वहाँ बस नील और रुद्र ही बचे हुए थे। रुद्र भी नील को गुस्से से घूर कर देख रहा था जैसे उसे अभी के अभी खा जाएगा। रुद्र को भी समझते देर नहीं लगी कि नील ने कितनी ही सफाई से सब कुछ हैंडल कर लिया था और अरमान और रूहान दोनों को ही बचा लिया था। ना उसने झूठ बोलना पड़ा उसे और ना ही अरमान रूहान को जवाब देना पड़ा। तो नील तो अभी अपनी शर्ट को ठीक करता हुआ स्टाइल मारकर अपने कमरे की तरफ जाने लगता है। तो नील अभी एक कदम ही चला था कि तभी रुद्र ने आवाज़ लगाते हुए थोड़ा सा गुस्से से कहा कि नील। तभी नील जो अपनी जगह से एकदम से खड़ा हो गया और अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थी। उसके पैर एकदम से जम गए थे। नील ने भी गहरी सांस लेकर पलटकर रुद्र की तरफ देखा तो रुद्र भी गुस्से से बोलता है कि प्रॉब्लम क्या है तेरी, बता, क्यों हर वक्त अपने बच्चों को बचाया करता है। तो नील ने भी अपने सीने पर हाथ रखकर कहा कि यार कुछ नहीं, बस कभी कभी ना ऐसा लगता है कि यहाँ पर दर्द हो रहा है, लेकिन ऐसा तो नहीं है। मगर रुद्र भी अब थोड़ा सा इरिटेट होता बोलता है कि नील बातों को मत घुमा तू, समझा तू, मैं जो पूछ रहा हूँ ना वो बता, ये सब नाटक करने की क्या जरूरत थी तुझे। तो नील भी अब अपने शरारत मूड में वापस आता हुआ बोलता है कि रुद्र बातों को नहीं घुमा रहा हूँ यार, इनफैक्ट मैंने तो तुझे बचा लिया है, वरना सब मिलकर तुझे झूठा साबित कर देते और मेरे भाई को मेरे होते हुए कोई झूठा साबित करे, मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए मुझे मजबूर होकर ये सब कुछ करना पड़ा। इतना कहकर नील ने भी एक मीठी सी मुस्कुराहट पास करते हुए रुद्र को देखा और फिर रुद्र ने भी अपनी आईब्रो चढ़ाकर कहा कि नील ज़्यादा स्मार्ट मत बन तू, समझा तू, मैं अच्छे से जानता हूँ तूने कितनी ही सफाई के साथ अरमान को यहाँ से बचा लिया और भगा दिया। नील भी अब थोड़ा सा सीरियस होकर रुद्र की तरफ देखकर बोलता है कि यार मुझे तो समझ में नहीं आता है कि तुझे अरमान से प्रॉब्लम क्या है, तुझे इतनी ज़्यादा चिढ़ क्यों होती है उस मासूम से बच्चे को देखकर। तूने अपनी आंखों के सामने ही देखा ना कि अंशिका अरमान को कितना ज़्यादा प्यार करती है, वो कितना ज़्यादा उसे पसंद करती है, उसके बावजूद भी तू अरमान अंशिका के रिश्ते को इग्नोर कर रहा है, उसकी शादी उसके साथ नहीं करने के लिए तैयार है। एक बात बताऊं, हमारे घर के सारे लड़के अपनी अपनी पसंद से शादी कर सकते हैं, लेकिन क्या अंशिका अपनी पसंद से शादी नहीं कर सकती है क्या? उसके लिए तू चौधरी बनेगा, क्यों बनेगा भाई? मुझे तो तेरी प्रॉब्लम ही नहीं समझ में आती है, तू उसके लिए इतना ज्यादा चौधरी क्यों बन रहा है? रुद्र भी गुस्से में अब नील की तरफ देखकर बोलता है कि क्योंकि अंशिका को सही गलत की समझ नहीं है, वो बिल्कुल पागल है, उसे तो बस अरमान की कुछ चीजें ही पसंद है, बाकी उसे और सारी चीजें पता ही नहीं है। अभी वो बच्ची है, उसे अभी सही गलत
की समझ नहीं है। तो दोस्तों इसी के साथ इस कहानी का आज का ये एपिसोड यहाँ पर समाप्त होती है। क्या रुद्र पता कर पाएगा कि अरमान किसके साथ और कैसे आया था प्रताप हाउस में, और क्या बंदरों की टुकड़ी और सचादेवा ब्रदर्स मिलकर कर पाएंगे दक्ष और दिया की शादी। आगे कहानी में क्या होने वाला है ये सारी चीजें पता चलेंगी नेक्स्ट पार्ट।